सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं ऋषि सर, जिन्होंने अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों का लार्ज स्केल पर बेनिफिट करने का सोचा, उनकी सोच के लिए धन्यवाद देता हूं एवं मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का, जो भी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों का लाभ हो सके, इसलिए मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए भी मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सर ने मुझे 3 बातें कहीं कि जिसे आप अपने बच्चों के साथ में शेयर कीजिए। उसमें पहली थी रिसोर्सेज, सेकंड थी बुक लिस्ट और थर्ड थी स्ट्रेटजी। सर कहते हैं ये 3 बातें आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और कोई गाइडेंस है तो वो भी बच्चों को बताएं, ताकि जो भी विद्यार्थी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस जिनका प्री क्लियर हो गया है, अब की बार मेंस दे रहे हैं या फिर इंटरव्यू देंगे, या फिर जो भी बच्चे आरएएस की शुरू से तैयारी करना चाहते हैं एवं जो भी नई वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सर क्या क्या बुक लिस्ट, आपने क्या पढ़ा, आपके क्या रिसोर्स रहे, आप बच्चों को क्या गाइड करेंगे, आपकी क्या योजना रही, स्ट्रेटजी क्या रही, ये सब बातें सर ने मुझे कहा शेयर करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं इन सब बातों से। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इतिहास, मैंने वो कहाँ से पढ़ा। एक्चुअली जो बातें सर ने पूछी वो मैंने पहले तो आरएएस का सिलेबस निकाला, क्योंकि हम काफ़ी महीने हो गए इतने जुड़े हुए नहीं रहे, तो कुछ भूल गए। तो मैंने सबसे पहले सिलेबस निकाला प्री का, मेंस का, फिर मैंने क्या क्या बुक लिस्ट यूज़ की थी उसकी एक लिस्ट तैयार की। और अब मैं आपको अपनी बुक लिस्ट बताऊंगा, रिसोर्सेज बताऊंगा कि मैंने इन सबसे तैयारी जो थी वो कैसे की। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी पूरी प्रिपरेशन का। तो हिस्ट्री में जो राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैंने उसके लिए जो किताब पढ़ी वो थी वीरेंद्र सिंह राठौड़ और समर्थ पटेल की। उसमें कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट दिया हुआ है। तो वो राजस्थान हिस्ट्री की वीरेंद्र सिंह राठौड़ एवं समर्थ पटेल की किताब अच्छी थी। एवं इसके साथ ही साथ 9वीं और 10वीं की जो नवीन आरबीएसई की बुक है, मैंने वो पढ़ी। 9वीं 10वीं की आरबीएसई बुक्स में राजस्थान की इतिहास, कला एवं संस्कृति के बारे में विस्तारपूर्ण चर्चा की गई है। एवं राजस्थान की कला व संस्कृति के लिए जो 10वीं की आरबीएसई मैंने बताई, वो बेहतरीन किताब है। देखिए, अब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो मुझे शुरू से इकोनॉमिक्स को लेकर हल्का सा डर रहता था, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें इसमें समझ थोड़ी कम आती थी। तो मुझे भी हमारे एक टीचर हैं श्री अतुल सैनी सर, जो कि आरएएस 2016 में उनकी भी 70 रैंक के आसपास, 70 रैंक के आसपास थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको इकोनॉमिक्स शुरू करनी है, बेसिक समझना है, तो आप जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आते हैं उन्हें पढ़ें। तो मैंने भी स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स लिए, उठाए और उसे पढ़ना शुरू किया। तो बड़ी ही आसान भाषा में, बड़े ही सरल शब्दों में उसमें पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स, जो इंडियन इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो समझाई हुई है। राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी क्या है। तो मैंने स्टार्टिंग अपनी इकोनॉमिक्स वहाँ से की, और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स थे वो पढ़े, समझे और रिवाइज़ किए, और इसका मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स एक तो मेरी तैयारी का हिस्सा रहे इकोनॉमिक्स में स्पेशली। और आरबीडी पब्लिकेशंस की एक बुक आई थी मेंस के दौरान, तो मैंने एक वो बुक भी पढ़ी। तो इंडियन इकोनॉमी इन 2 चीज़ों से कवर होती है। और अगर मैं राजस्थान इकोनॉमी की बात करूं, तो राजस्थान इकोनॉमी में तो इकोनॉमिक सर्वे हमारा है ही, हर साल रिलीज होता है। तो वो इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ दें, रट दें और 4-5 बार रिवाइज कर दें, तो राजस्थान इकोनॉमी उससे पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है। इवन कई बार क्या है, चीज़ों में हमें रिलेट करना पड़ता है। हम जब योजनाएं पढ़ते हैं चिकित्सा की, स्वास्थ्य की, तो हमें 5-5, 7-7 तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि क्या क्या योजनाएं हैं। तो वो योजनाओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो हमें पता होनी चाहिए कि राजस्थान की, जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, राजस्थान का बजट पढ़ें, कि क्या क्या योजनाएं सरकार लाई है, क्या क्या योजनाएं लाने की प्लानिंग है। तो ये सब बातें जब हम 4-4, 5-5 बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो हमें ये बिल्कुल याद हो जाती है और हमें लिखने में काफ़ी आसानी होती है। इस तरह राजस्थान इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी मैंने इन तरीक़ों से तैयार की। हाँ, हिस्ट्री के साथ में एक इंडियन हिस्ट्री की बात रह गई थी। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने एक इंडियन हिस्ट्री की, मैं देखता हूँ, हाँ, किरण गाइड, इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने किरण गाइड को प्रेफर किया था। किरण गाइड में जो राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ पन्ने हैं, तो मैंने वो राष्ट्रीय आंदोलन के जो पेज हैं वो पढ़े थे। 20-25 पेज हैं राष्ट्रीय आंदोलन के। तो मॉडर्न हिस्ट्री उससे काफ़ी कवर हो जाती है। बाकी कुछ स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स उठाए थे, जिनसे मैंने एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया पढ़ा था, वो भी काफ़ी सफिशिएंट थे, काफ़ी अच्छे थे। नोट्स हमारे खुद के होने चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम जो संस्थाओं के नोट्स भी पढ़ें और उन्हें बार बार रिवाइज करके याद करें, तो वो भी हमारी तैयारी का एक बेहतरीन स्रोत साबित होते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो सबसे बेहतरीन किताब है वो है NC बिश्नोई किताब है, हरे से रंग के बुक कवर में आती है। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही सरल माध्यम से, कहानी के ढंग से पूरी की पूरी क्रांतियाँ, रूसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, अमेरिकी क्रांति है,
विश्व युद्धों का प्रभाव है, बड़े ही बेहतरीन ढंग से समझाया हुआ है, तो हम दे सकते हैं। हालांकि कई बार वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ यूट्यूब वीडियोज़ भी आते हैं, तो वो देखें। अच्छा, बुक लिस्ट के साथ साथ में अब गाइडेंस की एक बात अभी मुझे याद आई कि जब भी आप यूट्यूब से कोई भी स्पेशल सामग्री देखें, जब भी कोई वीडियो देखें, तो साथ में कॉपी और पेन जरूर लेके बैठें। आपको जब यूट्यूब से वीडियो देखते हैं तो हमें एक बार तो लगता है कि हमें समझ आ गया, लेकिन हमें वो पढ़ाई में कभी काम नहीं आता, क्योंकि हम उसे कभी अपनी मेंस की कॉपी में उतार ही नहीं पाते। तो जब भी तैयारी करें, जब भी पढ़ाई करें यूट्यूब से या ऑनलाइन किसी भी मटेरियल से, तो हमें ये चाहिए कि हम उसके लिए कॉपी और पेन लेके बैठे और उससे नोट करते रहें कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री NC बिश्नोई की बुक से कंप्लीट हुई थी। अब हम हमारे बिल्कुल मेन सब्जेक्ट जो पॉलिटी है उसकी बात करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी के लिए तो हमारे पास एक रामबाण है ही, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है, तो बहुत बेहतरीन बुक है। हम उसमें जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो उससे कवर कर लें। बड़ी ही आसान बुक है, हर कोई समझ सकता है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है ही, तो आप कैसे भी वो लक्ष्मीकांत से पढ़ें। अगर जो बच्चे जो नए हैं, जिन्हें लगता है कि सब हमें थोड़ी पॉलिटी कम समझ आती है या हमारी नई तैयारी है, तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं पॉलिटी के, वो भी काफ़ी आसान है। बस नोट्स को बार बार रिवाइज़ करें, इतनी बार रिवाइज़ करें ताकि जब आप लिखें तो नोट्स आपके पूरे के पूरे दिमाग में छपे हों। तो नोट्स का भी बेनिफिट होता है। तो मैंने भी स्प्रिंग बोर्ड के कुछ नोट्स पढ़े थे, तो मुझे उन नोट्स से काफ़ी बेनिफिट हुआ था। एक जब हम राजस्थान की स्टेट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजस्थान की राज्य राजनीति नाम से एक किताब आती है। वो किताब है पुरुषोत्तम भाटीवाल की, बिल्कुल पतली सी किताब है, 41 पेज की है, छोटी सी किताब है बिल्कुल। वो किताब राजस्थान की राज्य राजनीति मेंस प्रिपरेशन के लिए मैं मानूंगा ब्रह्मास्त्र है, बहुत अच्छी किताब है। वो 40 पेज हैं, आप एक दिन में पढ़ सकते हैं और उनसे 10 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। तो वो किताब मेरी तैयारी में बेहतरीन रही और बहुत ही मुझे उसने तैयारी में काफ़ी हेल्प की। अब हम साइंस की बात करते हैं, विज्ञान विषय की बात करते हैं। बच्चे कहते हैं कि सब विज्ञान हमें समझ नहीं आता, जो कला वर्ग से हैं, जो भी आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, उन्हें लगता है कि साइंस थोड़ी मुश्किल है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारे कोई साइंस का बहुत बड़ा कोई डीप में पार्ट नहीं आता। साइंस में जो भी बातें हमारे सिलेबस में लिखी हुई है वो एज इट इज़ आ जाती हैं। जैसे मानव आँख है, तो मानव आँख के बारे में आप पूरे इंटरनेट ऑनलाइन रिसोर्सेज से कोई भी बुक से कहीं से भी पढ़ लें, मानव आँख तो वो की वही रहेगी और सब में वर्णन वही का वही है। तो जो भी साइंस है उसे बिल्कुल भी हार्ड मत माने, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। हालांकि उसका सिलेबस जो है वो इतना ज़्यादा विस्तृत है कि हमें लगता है कि साइंस बहुत बड़ा है, कुछ लोग तो साइंस छोड़ने की भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करें। साइंस सबसे आसान, राजस्थान के मेंस जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा RS के मेंस में साइंस सबसे आसान विषय है। आप सिर्फ साइंस में जो भी टॉपिक है टॉपिक वाइज उसे लर्न कर लें। हमारे समय में तो उपेन शर्मा की जो किताब आई थी साइंस की, क्योंकि हमारे टाइम में सिलेबस बिल्कुल चेंज हुआ था, तो सिर्फ वही किताब अवेलेबल थी, तो उससे हमने साइंस पढ़ी। लेकिन इसमें स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी साइंस में काफ़ी अच्छे हैं, तो आप हल्का हल्का नोट्स से कोई भी नोट्स लें, जरूरी नहीं है उसी के, क्योंकि सभी में जो टॉपिक वाइज है चीज़ें तो सेम ही हैं। जो भी साइंस में हम देखते हैं कि टॉपिक है तो उसके हिसाब से चीज़ें दी हुई है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं आती, वो साइंस के लिए अच्छी किताब है। अब मेंस वालों के लिए एथिक्स एंड पबेड की बात करते हैं। तो एथिक्स एंड पबेड के लिए, एथिक्स के लिए तो महेश होला और राजकुमार कसवा की एक बुक है, बेहतरीन है। और एथिक्स के लिए है महेश होला और राजकुमार कसवा की, और पबेड के लिए है राजकुमार कसवा जी की, राजकुमार कसवा और HR चौधरी की। तो ये दोनों बुक एथिक्स और पबेड को शानदार कवर करती हैं। इसके सिवा एथिक्स और पबेड को कहीं से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल सर की बुक है, वो इंडियन ज्योग्राफी के लिए बहुत है। और राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स बेहतरीन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्योग्राफी आराम से कवर हो जाती है आपकी। लास्ट करंट रहता है, करंट के लिए इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और सोर्स है। अगर आप हर मंथली की क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं तो आप इससे बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो क्रोनोलॉजी मंथली पढ़ते रहें, और बाकी जो मैंने चीज़ें बताई है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए वो चीज़ें कवर करते रहें। अब बात आती है हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी के लिए जो मैंने बुक्स पढ़ी उसमें पहली बुक इंग्लिश के लिए थी BK रस्तोगी, और हिंदी के लिए थी राघव प्रकाश। तो इन दो बुक से मैंने हिंदी और इंग्लिश पढ़ी थी, और मैंने कंप्लीट कवर जो है वो कर लिया था। हिंदी और इंग्लिश के लिए दो बुक बेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेट में उलझने की ज़रूरत नहीं है। इन बुक्स में जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, नई बुक्स ले आना, और वो बेहतरीन है, अच्छी बुक्स हैं। और आप फॉर्मेट का बिल्कुल प्रॉपर रट्टा लगा लेंगे। 4 ही तो फॉर्मेट है, अधिसूचना, परिपत्र, निविदा और एक चीज़ कार्यालय आदेश है शायद। तो उन 4 चीज़ों का बिल्कुल फॉर्मेट का बिल्कुल रट्टा लगा लेना कि क्या क्या फॉर्मेट है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हिंदी में कटिंग की गुंजाइश बहुत कम होनी चाहिए।
हिंदी में अगर बारी बार आप कटिंग करेंगे, बार बार गलत लिख के उसे सुधारेंगे, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इंप्रेशन जरूर देता है। मुझे याद है कि मेरे हिंदी और इंग्लिश में पूरे सब्जेक्ट में, पूरी कॉपियों में एक भी कहीं पे भी कटिंग नहीं है। तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट तो मिलता ही है। मेरे हिंदी और इंग्लिश में 99 नंबर आए थे मेंस में, जो कि हमारी इस बार के हिसाब से काफ़ी अच्छे नंबर हैं। तो हिंदी इंग्लिश में ये बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल फॉर्मेट का आपको रट्टा मारना है, और जो भी पर्यायवाची है, विलोम है, उसको आप डेली के लक्ष्य के हिसाब से निर्धारित करें कि मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए अगर पर्यायवाची हैं, सिनोनिम, एंटोनिम है, डेली के 10 या 15 याद करूँगा और वो याद करके ही सोऊंगा। जब हमारे अंदर ये विल पावर आ जाती है कि मैं पूरे आज डेली 10 विलोम, 10 पर्यायवाची, 10 समानार्थी याद करके सोऊंगा, तो उसके बाद धीरे धीरे हमें हिंदी याद होने लगती है। बिल्कुल जल्दी मत करें कि आपको लगे कि मैं आज ही सारे के सारे पर्यायवाची कर दूं, एक दिन में पर्यायवाची, एक दिन में विलोम, तो ये कहीं ना कहीं हार्ड हो जाता है। आप 10 10 15 15 20 20 का सेट बना के इसे याद करें, तो वो आपकी तैयारी में अच्छा योगदान देते हैं। अच्छा, कुछ प्री वालों के लिए क्वेश्चन था कि सर मैथ और रीजनिंग छोड़ें क्या? रीजनिंग तो कोई छोड़ता नहीं है, रीजनिंग सब कर लेते हैं, मैथ छोड़ें क्या? तो ये भूल आपको गलती से भी नहीं करनी है, मैंने भी नहीं की थी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मैथ और रीजनिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्री क्वालिफाई करने का। तो मैथ आपको पढ़नी ही पढ़नी है, कुछ भी हो जाए। मैथ में आपको सवाल है वो खुद सोल्व करके देखने हैं। मैथ में सबसे बड़ी हमारी कमी यही रह जाती है कि हम खुद सोल्व नहीं करते, हम यूट्यूब से वीडियो देखते हैं और हमें लगता है कि हमें समझ आ गया, ऐसी बात नहीं होती। तो जो भी मैथ के क्वेश्चन है वो खुद सोल्व करके देखें। RS अग्रवाल की किताब अच्छी है, रामनिवास मथुरिया वाली किताब भी अच्छी है। इसमें कोई भी किताब लें आपको तो क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। क्वेश्चन जितने ज़्यादा सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब छोटे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, योगा, लॉ एंड बिहेवियर, ये सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट हैं। 5-5 दिन में सब्जेक्ट खत्म होने वाले हैं। कोई भी कोचिंग के आप नोट्स उठाइए और इन सब्जेक्ट्स के टॉपिक पढ़िए और उन्हें रिवाइज कर दीजिए। इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स ऐसे नहीं आती। अगर कुछ लोग कहते हैं कि बिहेवियर के लिए NCERT अच्छी है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए नोट्स पढ़े थे। हालांकि मैं भाटी आश्रम सूरतगढ़ से अपनी मेंस प्रिपरेशन के दौरान जुड़ा रहा, तो उसमें हमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लगवाई थी RBD पब्लिकेशंस की, वो भी अच्छी थी, मैंने वो भी हल्की फुल्की देखी थी। लेकिन छोटे सब्जेक्ट के लिए नोट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे, तो वो नोट्स काफ़ी सफिशिएंट थे और काफ़ी अच्छे थे। मेरे नोट्स के माध्यम से जो प्रिपरेशन हुई वो काफ़ी अच्छी हुई, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये तो सब बातें हो गई कि क्या सर हमारी बुक लिस्ट हो, हमारे रिसोर्सेज क्या क्या हों। अब बात आती है गाइडेंस की। सबसे पहले तो जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर कैसे बनाएं। मैं अक्सर बच्चों की कॉपियाँ देखता हूँ, इन दिनों काफ़ी मेरे विद्यार्थी हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं, काफ़ी मेरे मित्र हैं जिनका पिछली रैंक आई है, जो नई सिरे से तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं सर कि मेंस में हमने भी अच्छा लिखा था, या मेंस में अच्छा कैसे लिखें, या मेंस में सर भूल जाते हैं चीज़ें। तो देखिए, मेंस में सारा खेल जो है वो प्रेजेंटेशन का है। जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं उन सब ने अपनी मेंस की कॉपियों में अच्छा ही लिखा होता है, कंटेंट भरपूर होता है, लेकिन नंबरों का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो इसका जो मेन कारण है वो प्रेजेंटेशन है, कि जब हमारी प्रेजेंटेशन काफ़ी लूज़ रहती है, जब हम चीज़ों को पॉइंट वाइज या फ्लो चार्ट दिखाने में असमर्थ होते हैं, जब हम पैराग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं, तो चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और जो एग्जामिनर है उसको उतनी अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो हमें चाहिए कि हम अपनी मेंस प्रिपरेशन में, मेंस की जब कॉपी लिखते हैं तब पॉइंट वाइज चीज़ों को बनाना ज़्यादा प्रेफर करें। जैसे 5 नंबर का कोई सवाल है, उसमें आप 5 या 7 पॉइंट बना के आइए, तो उसमें नंबर मिलने के जो आपके चांसेस हैं वो एक पैराग्राफ लिखने से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। आप फ्लो चार्ट का प्रयोग करें, ये आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को झलकाता है, दर्शाता है। ये एग्जामिनर के सामने ये प्रस्तुत करता है कि हाँ, इस विद्यार्थी को आता है, इसने फ्लो चार्ट में 3 पॉइंट दर्शाए हैं और वे 3 पॉइंटों पर आगे आगे बातें लिख रहा है। तो इस तरीके से जो है हमें मेंस की जो प्रेजेंटेशन है उस पर काफ़ी जो है ध्यान देना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि प्रिंटेड मटेरियल पर ज़्यादा फोकस करें। जो भी चीज़ें आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, ऑनलाइन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दें या बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ना देखें। अगर आपके पास कोई प्रिंटेड मटेरियल है उससे पढ़ें, वो अंत में जो बेनिफिशियल होता है। अंत में जब आप मेंस की कॉपी लिखते हैं तब आपको वही चीज़ें ज़्यादा याद आती है जो आपने पढ़ी होती हैं, जो आपने पहले लिखी होती हैं। जो चीज़ें ऑनलाइन देखी होती हैं सिर्फ, वो चीज़ें आपको लास्ट में पेपर में कभी याद आनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए प्रिंटेड मटेरियल से, हार्ड कॉपी से अधिक पढ़ें। तो सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं कि मैंने हालांकि पूर्णतः सोशल मीडिया चलाना कभी छोड़ा नहीं था। मैं हल्के हल्के फेसबुक, इंस्टा चला लेता था, लेकिन वो मेरे अंडर में था, वो मेरे कंट्रोल में था। मैं डेली के 15-20 मिनट चला लेता था कोई ये सोशल मीडिया, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये रील देखने लग गए या शॉर्ट स्क्रॉल करने लग गए, फेसबुक पे वॉच देखने लग गए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप उसमें बड़े ही
शामिल हो जाते हैं तो वो आपके घंटा 2 घंटा 4 घंटा कब खींच लेते हैं आपको पता नहीं लगता। तो सोशल मीडिया अगर ना चलाएं तो बेहतरीन है, अगर चलाएं तो कंट्रोल में रहकर चलाएं कि मुझे डेली का 15-20 मिनट वैसे ही बस चला लिया तो चला लिया, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की कोशिश मत करें। अच्छा, मेंस के सिलेबस में एक बात और ध्यान रखनी है कि किसी भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा अंदर तक ना घुस जाएं। आपको मोटा मोटा सभी टॉपिक्स के ऊपर 5 लाइन्स आनी चाहिए। जब भी हम काम करते हैं 5 लाइन हम किसी भी टॉपिक की जानते हैं तो मेंस में लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो किसी एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा डीप घुसने की बजाय सभी टॉपिक्स को याद करें, किसी भी टॉपिक को छोड़े नहीं। सब टॉपिक जिसकी वेटेज ज़्यादा है उसको और ध्यान से पढ़ें, आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है उसे ध्यान से पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे मेंस में कुछ छोटे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं कि साहब हमें बिहेवियर या फिर लॉ है वो हार्ड लगता है, हम उन्हें छोड़ सकते हैं क्या, 10-10 नंबर के सवाल आएंगे। लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है आपको, कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं छोड़ना। प्रत्येक चीज़ आपको याद करनी है, प्रत्येक चीज़ आपको लिख लेनी है, अगर याद नहीं हो रही तो उसे सुनना है, उसे बोलना है। प्रत्येक चीज़, प्रत्येक कानून आपको जो भी विधि के अंदर है वो याद होना चाहिए, उसकी मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। तो ये सब आपके जो है नंबर कलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। एक किसी भी कॉपी को बेहतरीन बनाने के लिए किसी भी जो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सबको ज़्यादा जीवित बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए हमें इनमें करंट के कुछ चीज़ें भी ऐड करनी चाहिए। तो चीज़ों को हमेशा रिलेट करते हुए पढ़ने की कोशिश करें। जब भी पढ़ें आप तब ये देखें करंट पढ़ते हुए कि मैं ये करंट की कहाँ पे चीज़ हिस्ट्री, पॉलिटी या इकोनॉमी या ज्योग्राफी में ऐड कर सकता हूँ। तो करंट को इस हिसाब से पढ़ने ताकि हम उसका जो फ़ायदा है वो मेंस प्रिपरेशन में स्टैटिक पोर्शन की राइटिंग में भी उठा सकें। तो करंट का एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, जो कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी मेंस की राइटिंग है, आपकी प्रेजेंटेशन है, बाकी सब कॉपियों से अलग बना देता है। तो करंट को थोड़ा और ध्यान से पढ़ें। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने इन सब मुद्दों पर चर्चा की कि मेरी क्या बुक लिस्ट रही, क्या रिसोर्सेज रहे, मैं क्या आपको गाइड करूँगा। तो बिल्कुल मेहनत से, दिल से लग जाएं इसमें, त्याग समर्पण की भावना से, और ये सोचें कि हमें आरएस बनना ही है। बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होने की सब मुझे तो आरएस ही बनना है, लेकिन मुझे आरएस बनना है, ये आप में होनी चाहिए बात। और लक्ष्य पे फोकस रहें, पढ़ते रहें, निरंतर पढ़ाई करें, कंसिस्टेंसी है वो बनाए रखें। तो ये सब चीज़ें हैं वो आपको एक दिन डेफिनेटली आरएस बना देगी। और अपने खान पान पे ध्यान रखें, उच्च पौष्टिकता वाला खाना खाएं, सात्विक भोजन हो सके तो ज़्यादा करें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना ना खाएं, जिस भी कमरे में बैठे हैं उसमें पर्याप्त रोशनी रखें। ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। एक अच्छा फ्रेंड सर्किल आपका होना चाहिए जो कि हेल्दी डिस्कशन करने में बिलीव करता हो, जो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रखता हो। कभी भी नेगेटिव लोगों के संपर्क में मत बैठें। कुछ लोग होते हैं जो कि पूर्वाग्रह को पाले होते हैं, जिन्होंने कई बार मेंस दे दिया होता है, नहीं होता, तो कुछ पूर्वाग्रह दिमाग में आ जाते हैं कि तो आरपीएससी ऐसा करती है या आरपीएससी ऐसा नहीं करती है। तो इन सब बातों से दूर होकर बिल्कुल एक फ्रेश माइंड से, एक फ्रेश बच्चे की तरह पढ़ना शुरू करें कि पहले का कोई पूर्वाग्रह मत रखें। सिर्फ एक बात ध्यान में रखें कि मैं जितना पढ़ूंगा मुझे उतने नंबर मिलेंगे, मैं जितना अच्छा लिखूंगा मुझे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। इस सोच के साथ लग जाएं दोस्तों, पूरी उम्मीद से, पूरे जोश से, पूरे उत्साह और उमंग से, और अपना लक्ष्य फिक्स रखें और उस पर कंसिस्टेंसी बनाए रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सभी को।